नमस्कार। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर करें ताकि हमारी टीम का आपसे साथ बना रहे। उत्तर प्रदेश के 8 पुलिस वालों की हत्या और उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का इनकाउंटर की चर्चा देश भर में हो रही है। गैंगस्टर विकास दुबे का नाम रातों रात उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर उस समय सुर्खियों में आया जब कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या हुई। हम इस पर चर्चा करेंगे कि इनकाउंटर क्या होता है, पुलिस द्वारा इनकाउंटर कब किया जाता है और इस संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या निर्देश हैं। पर इससे पहले हम गैंगस्टर विकास दुबे के मामले के इस परिदृश्य की बात जरूर करेंगे। विकास दुबे की कहानी यही बता रही है कि अपराध में लिप्त लोग कैसे राजनीति की ताकत हासिल करते हैं और फिर सिस्टम के लिए चुनौती बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ कुल 60 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुकदमे भी शामिल हैं। अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये 2 विषय ऐसे हैं जिन पर विगत के कुछ वर्षों में न जाने कितनी बहसें डिबेट्स हुई। अपराध और राजनीति के गठजोड़ के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की गई और सामाजिक राष्ट्रीय संदर्भ में इसकी जमकर आलोचना हुई। लेकिन इस गठजोड़ की जितनी आलोचना हुई यह उतना ही अधिक मजबूत होता गया। कानपुर में विकास दुबे के घर पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ जैसी घटना और उसके बाद पुलिस की करीब 100 टीमों के सक्रिय होने के बावजूद उसका फरार हो जाना इस मजबूती को न सिर्फ उजागर करता है बल्कि पुष्ट भी करता है। भले ही वो सक्रिय रूप से किसी पार्टी का सदस्य न था, परंतु उसके रिश्ते लगभग सभी राजनीतिक दलों से रहे। आज ऐसे अनेकों आपराधिक लोग मिलेंगे जिनके खिलाफ दर्जनों केस चल रहे हैं, वो भी गंभीर धाराओं में। फिर भी विभिन्न पार्टियां न सिर्फ इन्हें अपने यहाँ जगह देती है बल्कि चुनाव में टिकट तक भी देती है। निश्चित तौर पर अपराध और राजनीति के गठजोड़ के लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार है, लेकिन आज के संदर्भ में मैं कहूँगा कि मतदाता इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। उनको भी जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को नकारने की आदत डालनी होगी। हालांकि अपराध और राजनीति का यह गठजोड़ सिर्फ स्थानीय स्तर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि देश की सर्वोच्च संसद तक इसका परिणाम देखने को मिलता रहता है। गंभीर अपराधों में दर्ज मुकदमों के साथ कितने लोग विधानसभा और लोकसभा का चुनाव न सिर्फ लड़े हैं बल्कि जीते भी हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोगों को वोट किसने दिए, यानी कि वोट आम जनता ने दिए। इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ही ऐसे लोगों को वोट के माध्यम से ताकत देती है और इन्हें लीडर बनाती है। गैर जिम्मेदार वोटरों की वजह से अनगिनत आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज में बिखरे पड़े हैं, जिसकी पीड़ा समाज को आए दिन भुगतनी पड़ती है। हर वोटर को चाहिए कि वह कभी भी बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति को चुनाव में वोट ना दे। कानपुर के बिकरू गांव में बीती 2 जुलाई 2020 की रात 8 पुलिस वालों की गई हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे आखिर 10 जुलाई 2020 को मुठभेड़ में मारा गया। इन 8 दिनों में इस कांड में एक से एक नाटकीय मोड़ आते रहे। विकास दुबे को एनसीआर में बताया गया तो कभी उसके नेपाल और चंबल के बीड़ों में छिपे होने की बातें सामने आती रही। आखिर में
9 जुलाई 2020 को उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से पकड़ा गया। विकास दुबे को पुलिस की हिरासत में आ जाने के बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। विकास दुबे को गिरफ्तार करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने तमाम औपचारिकताएं पूरी की और देर रात विकास दुबे को यूपी पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश से यूपी लाए जाने के दौरान कानपुर पहुंचने से पहले ही एक हादसा हुआ और गाड़ी पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया और इस दौरान मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में विकास दुबे को पुलिस की 4 गोलियां लगी और अस्पताल पहुंचने पर उसे डेड घोषित कर दिया गया। जैसे ही 10 जुलाई 2020 की सुबह विकास दुबे के इनकाउंटर की खबर आई तो देश भर में इस इनकाउंटर को लेकर बहस छिड़ गई कि क्या यह इनकाउंटर असली था या नकली था। वहीं एक ऐसा वर्ग भी है जो ये कह रहा है कि हमें पता नहीं कि इनकाउंटर असली था या नहीं था, परंतु हर बदमाश का यही हसर होना चाहिए। ये इनकाउंटर असली था या नहीं था, यह एक जांच का विषय है। इस विषय में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस इनकाउंटर को नकली मानने वाले लोगों के पास अपने तर्क हैं और इस इनकाउंटर को असली मानने वालों के पास अपने तर्क हैं। अब हम बात करते हैं इनकाउंटर क्या होता है। क्या पुलिस इनकाउंटर कर सकती है? पुलिस इनकाउंटर कब कर सकती है? और इनकाउंटर को लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या निर्देश हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत इनकाउंटर शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। पुलिसिया भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पुलिस और अपराधियों के बीच हुई भिड़ंत में अपराधियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी इनकाउंटर को वैध ठहराने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून जरूर है जो पुलिस को ये ताकत देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती है और उस दौरान अपराधियों की मौत को सही ठहराया जा सकता है। आमतौर पर लगभग सभी तरह के इनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई कार्रवाई का ही जिक्र करती है। सीआरपीसी कहती है कि अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है, तो इन हालात में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। इस तरह पुलिस या किसी अन्य सशस्त्र बल द्वारा अपनी रक्षा करने के लिए किसी अपराधी या आतंकवादी को मार गिराना पुलिस इनकाउंटर कहलाता है। पुलिस के अनुसार आमतौर पर 2 तरह के इनकाउंटर होते हैं। पहला, जिसमें कोई खतरनाक अपराधी पुलिस या सुरक्षा बलों की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है और पुलिस को उसे रोकने या पकड़ने के लिए उसके खिलाफ बंदूक का प्रयोग करना पड़ता है। वहीं इनकाउंटर का दूसरा प्रकार वह होता है जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और पुलिस से बचने के लिए वह भागता है और ऐसे में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके अलावा किसी अपराधी द्वारा पुलिस पर हमला करने पर भी पुलिस इनकाउंटर कर सकती है। आमतौर पर जब इनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का प्रयोग करने से पहले उसे चेतावनी देती है। इसके बाद हवाई फायर करती है। अगर इस पर भी अपराधी नहीं रुकता और भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो उसके पैरों पर गोली मारी जाती है। फिर भी स्थिति नियंत्रण में ना आए तो पुलिस उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर फायर करती है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 एक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, अर्थात हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। इसी के चलते विभिन्न एनकाउंटरों पर समय समय पर सवाल उठने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस और दिशा निर्देश इस प्रकार से है। नंबर 1, जब कभी पुलिस को आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई खुफिया जानकारी या सुराग मिलता है तो इसे केस डायरी के रूप में, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संक्षिप्त तौर पर रखा जाना चाहिए। नंबर 2, किसी खुफिया जानकारी या सुराग मिलने के बाद यदि मुठभेड़ होती है और पुलिस फायर आर्म्स जैसे बंदूक, पिस्तौल आदि का इस्तेमाल करती है तथा उसमें किसी की जान जाती है तो एक FIR दर्ज कराई जानी चाहिए और इस FIR को अदालत को भेजा जाना चाहिए। नंबर 3, एनकाउंटर की जांच स्वतंत्र होनी चाहिए। CID या दूसरे पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम से एनकाउंटर की घटना की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। यह जांच मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम के प्रमुख से कम एक पद ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होनी चाहिए और जांच टीम ये कदम भी जरूर उठाएगी कि पीड़ित की पहचान के लिए उसकी रंगीन तस्वीर ली जानी चाहिए। खून से सनी मिट्टी, बाल, रेशों और धागों सहित साक्ष्य संबंधी सामग्रियों को बरामद करके उन्हें संरक्षित रखा जाएगा। चश्मदीद गवाहों की पहचान करके उनके पूरे नाम, पते और टेलीफोन नंबर दर्ज करना, मौत से संबंधित उनके बयान दर्ज करना, इसमें मुठभेड़ से जुड़े पुलिसकर्मियों के बयान भी शामिल करना, मौत का कारण, तरीका, जगह और समय का निर्धारण करना, साथ ही उस खास तरीके का पता करना जिसके कारण मौत हुई हो सकती है। इसके साथ ही घटनास्थल की भौगोलिक परिस्थितियों का एक रफ स्केच तैयार करना और घटनास्थल का फोटो और वीडियो और भौतिक साक्ष्य जुटाना। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मृतक के संपूर्ण फिंगरप्रिंट्स रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए हों। पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल में कराया जाना चाहिए, जिनमें से एक डॉक्टर उस हॉस्पिटल का प्रभारी यानी प्रमुख डॉक्टर हो। फोटोग्राफी की वीडियो, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करके उसे संरक्षित रखा जाए। फार्म आर्म्स जैसे बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और कारतूस के खोखे आदि के साक्ष्य हासिल करके उन्हें संरक्षित रखा जाना चाहिए। मौत के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए कि क्या यह प्राकृतिक मौत थी या दुर्घटनात्मक मौत थी या आत्महत्या थी या नरसंहार था। नंबर 4, पुलिस फायरिंग से होने वाली मौत की जांच मजिस्ट्रेट से कराई जानी चाहिए। नंबर 5, जब तक स्वतंत्र एवं निष्कर्ष जांच को लेकर गंभीर संदेह न हो तब तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इन मामलों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि घटना की सूचना परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग को बिना देरी दी जानी चाहिए। नंबर 6, घायल अपराधी या पीड़ित को चिकित्सा उपलब्ध करवानी चाहिए और मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर के सामने उसका बयान दर्ज करवाना चाहिए। नंबर 7, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राथमिकी
यानी एफआईआर, डायरी एंट्री, पंचनामा, स्केच आदि को संबंधित अदालत को भेजने में देरी ना हो। नंबर 8, घटना की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 173 के तहत सक्षम अदालत के पास भेजी जानी चाहिए। जांच अधिकारी द्वारा पेश आरोप पत्र के मुताबिक मुकदमे का निपटारा शीघ्र किया जाना चाहिए। नंबर 9, मौत की स्थिति में कथित अपराधी या पीड़ित के निकट परिजनों को यथाशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए। नंबर 10, पुलिस फायरिंग में मौतों की स्थिति में सभी मामलों का 6 माही ब्यौरा पुलिस महानिदेशक द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा जाना चाहिए। नंबर 11, जांच पूरी होने के बाद यदि ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है जिससे ये प्रतीत होता है कि जिस फायर आर्म से मृत्यु हुई वह आईपीसी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए और उसे निलंबित कर दिया जाना चाहिए। नंबर 12, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा देने की जहां तक बात है तो इसके लिए संबंधित प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। नंबर 13, संबंधित अधिकारी को अपने हथियार एवं अन्य सामग्रियों की जांच एजेंसियों द्वारा आवश्यकता अनुसार फोरेंसिक और बैलिस्टिक विश्लेषण के लिए अपने हथियार एवं अन्य सामग्रियों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। नंबर 14, घटना की जानकारी पुलिस अधिकारी के परिवार को भी दी जानी चाहिए जिस पे इनकाउंटर के आरोप हो तथा यदि उसे वकील एवं परामर्शदाता की सेवा की जरूरत हो तो इसका भी प्रस्ताव दिया जाना चाहिए। नंबर 15, घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को न तो बिना बारी के प्रमोशन दी जानी चाहिए न ही उन्हें कोई वीरता पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हर हाल में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये पुरस्कार तभी दिया जाए या इसकी सिफारिश तभी की जाए जब संबंधित अधिकारियों की वीरता पर कोई संदेह यानी कोई शक ना हो। नंबर 16, यदि पीड़ित का परिजन ये महसूस करता है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया या स्वतंत्र जांच में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका हो या किसी भी जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है तो वह संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले सेशन जज से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार की शिकायत के बाद संबंधित सेशन जज शिकायत के गुण दोष का निर्णय करेगा और शिकायत का निपटारा करेगा। धन्यवाद।